आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। और आज के इस बेहद ख़ास बुलेटिन में आपको हम बताएंगे कि ईवीएम से हिंदुस्तान के अवाम का वो फैसला आ रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। 64 करोड़ वोटर, 44 दिन, 7 मराहिल, 542 नशिस्तें तकरीबन। अब से चंद घंटों में तस्वीर वाज़ेह होना हो जाएगी शुरू। हैट्रिक बनाने और तारीख रकम करने के लिए बीजेपी की नजरें उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जनूबी रियासतों पर मरकूज। राहुल, अखिलेश, ममता का भी दावा, चौंका देने वाले होंगे नताइज। ओडिशा और आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात के नताइज की गिनती जारी। क्या बीजेपी ओडिशा में बीजेडी का किला तोड़ पाएगी या नवीन बाबू जीत के साथ नई तारीख रकम करेंगे? टीडीपी बीजेपी इत्तेहाद का नताइज से पहले शिकस्त के खौफ से अपोजिशन में है बौखलाहट। कुछ लीडरों ने पहले ही ईवीएम पर उठा दिए हैं सवाल। तेजस्वी, अखिलेश के सड़कों पर आने के बयान के बाद बिहार, यूपी में इंतजामिया चाको चौबंद, बंगाल में भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। खबरें अब तफसील से। मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और अब रुझानात भी आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गिनती के मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती के लिए 3 सतही हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती के लिए तकरीबन 20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के 8,000 से ज्यादा एहलकार और नीम फौजी दस्तों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। और सुबह से ही लोगों में जोशो खरोश देखा जा रहा है। कई मकामात पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। रुझानात भी आने शुरू हो गए हैं और उड़ीसा में बीजेपी इस वक्त 2 सीट से आगे है। फिलहाल बीजेपी के सीनियर लीडर जी किशन रेड्डी को एनडीए की जीत का यकीन है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैट्रिक जरूर लगाएंगे। इस बीच चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार परवीन खंडेलवाल ने दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी जीत का दावा तो पेश किया ही, साथ में ये भी कहा कि हम दिल्ली की सभी सीटों पर अक्सरियत के साथ वापस आएंगे। हरियाणा में भी बीजेपी 3 सीट पर आगे चल रही है। रुझानात लगातार आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। क्या और कैसे होंगे नताइज, अगले चंद घंटे में ही ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कि कुछ उम्मीदवारों के सियासी बयानात क्या हैं, लीडरों के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि अपोजिशन के कुछ लीडर पहले ही ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं। ऐतिहासिक है, राम राज्य बरकरार रहेगा। विश्व के सबसे बड़े नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं। देश की जनता ने देश को जिताया और अपना विश्वास मोदी जी पर जताया। गरीबों, वंचितों, बेटियों, मातृशक्ति सब ने, किसानों ने, एक व्यक्ति ने, एक गरीब जो लाभार्थी रहा वो आज प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। समस्त देश को, इस भारत को, इस नए भारत को, इस राम राज्य वाले भारत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। यदि सवाल ईवीएम को लेकर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं तो जब ये चुनाव हो जाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन को आगे बढ़कर ईवीएम रख देनी चाहिए कि ये सारी ईवीएम खड़ी है, आइए इस हॉल में और सिक्योरिटी लगा देनी चाहिए, हैक करके दिखाइए। जो हैक करेगा उसको जो प्रोग्रामिंग हम डालते हैं उसके बाद वोटिंग करके यदि आप इसको सिस्टम सेट करके बता दोगे तो प्रोग्रामिंग तो डालते हैं तभी तो होता है। और प्रोग्रामिंग कौन डाल रहा है? इलेक्शन कमीशन। तो प्रोग्रामिंग, आप जो प्रोग्राम आपने डाला आप वो उसको देते ही नहीं है कैंडिडेट को। आप कैंडिडेट को दे दो ना प्रोग्राम क्या डाला है आपने। आपने जो चिप डाली है वो हर कैंडिडेट को आपको देनी चाहिए। चुनाव आयोग जिद क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उनको रख देनी चाहिए। सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आ जाओ, हम तो ये प्रोग्रामिंग डालते हैं, आप बताओ इसको कैसे करोगे। तो सारी प्रोग्रामिंग खुली कर दो।
और उससे पहले आप जब जाओ तो उसको बताना चाहिए हमने ये प्रोग्रामिंग डाली है, वो क्यों नहीं बताते हैं? इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ईवीएम पर अब इतने सवाल खड़े हो गए तो चुनाव आयोग को रखनी चाहिए और कॉल करना चाहिए कि हम इनाम देंगे, जो आएगा ईवीएम में कोई गड़बड़ है तो करके दिखा। और नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी सुराज ने भी अपनी जीत पर इत्मीनान जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मरकज में दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी। पहले तो आज लक्ष्मी नारायण मंदिर आई हूँ, जो पूरी सृष्टि के पालन करता है, आज उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ और मेरा अगाध विश्वास है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आज भारत की जनता चयन करेगी भाजपा की लोक कल्याणकारी नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को। मैं जानती हूँ तीसरी बार फिर मोदी सरकार। और आइए आपको जोड़ते हैं ज़मीनी हकीकत से, रुख करते हैं वोटों की गिनती के बारे में मजीद जानकारी के लिए नुमाइंदे अमरिंदर गुप्ता का, जो इस वक्त आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं। जी अमरिंदर, रुझानात आने शुरू हो गए हैं, क्या माहौल है, किस तरह के रुझानात आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में? जी मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में 33 मतदान स्थलों पर 401 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं और यहाँ पर लगातार जो है मतदान जारी है, लगातार जो है मतगणना जारी है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो सबसे ज्यादा जो चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की है, बहुत पुख्ता इंतजाम चुनाव आयोग ने किए हैं, जिसमें लगभग 45,000 जो पुलिसकर्मी है और जो 67 कंपनीज है, यानी कि 6,500 अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं, उनको 3 लेयर में यहाँ लगाया गया। और चुनाव आयोग ने एक अच्छी चीज हमें, और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर बाकायदा रैली की थी और उस वक्त प्रधानमंत्री जी को ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी अलायंस यहाँ पर अच्छा करेगी। और इस बार इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अपनी पुरानी सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रमोहन नायडू जी के साथ, और एक जनसेना पार्टी है जो कि एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है पवन कल्याण, उनकी पार्टी के साथ टाइप इस बार किया है। और उसके बाद जो सीट है, मैं आपको बता दूं कि 175 विधानसभा सीटें हैं आंध्र प्रदेश में और 25 लोकसभा सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश में इस बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ किए जा रहे हैं और इस वक्त वोटों की गिनती हो रही है। तो बीजेपी ने जहां 10 सीटों पर चुनाव लड़ा है विधानसभा की, वहीं लोकसभा की 6 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वहीं टीडीपी 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 144 विधानसभा सीटों पर तो उन्होंने एक फाइट की है। और पवन कल्याण की जो पार्टी है जनसेना पार्टी, उसने 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 21 विधानसभा सीटों पर फाइट कर रही है। लेकिन मैं सबसे अच्छी बात बता दूं कि आपको, जो कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में एनटी रामाराव का नाम एक बड़ा नाम है। और अगर राजनीति के जानकार जानते हैं कि एनटी रामाराव ने बाकायदा जिस तरह से आंध्र प्रदेश में काम किया, उसका ही नतीजा विकास है। और जो जून 2014 में आंध्र प्रदेश जो था, उससे काट कर अलग कर दिया गया था तेलंगाना, और यहीं से वाईएसआरसीपी की जो राजनीति है वो देखने को मिली केंद्रीय स्तर पर। अगर आपको मैं बताऊं कि जब 2014 में पहली बार जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश में जब 2019 में चुनाव हुए, तो वाईएसआरसीपी के जगनमोहन रेड्डी ने बड़ी संख्या में 151 सीटों पर विजयी होकर यहाँ पर अपनी सरकार बनाई। और लेकिन इस 5 सालों में जिस तरह से इनके साथ वाईएसआरसीपी के जगनमोहन रेड्डी को देखे नाराजगी है, उसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी और अलायंस को जरूर मिलेगा। खास बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने ग्राउंड जीरो पर कई दिनों से मैं घूम रहा हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जगनमोहन रेड्डी की जो काम करने की जो शैली थी, वो शैली है रूरल एरिया में काम करने की। वहां पे उन्होंने कई लोक कल्याणकारी स्कीम दी है और उन्होंने लगभग 21 स्कीम जो गरीबों के लिए दी है। इससे खासी नाराजगी उन वर्गों में है जो मिडिल क्लास वर्ग है या हायर वर्ग है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो सरकार का पैसा है उनको दिया तो जा रहा है लेकिन विकास नहीं किया जाता। तो विकास और दूसरा तेलुगु प्राइड को लेकर यह चुनाव तेलंगाना माफ करिएगा आंध्र प्रदेश में लड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में देखें तो चंद्रबाबू नायडू, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना पार्टी जो है पवन कल्याण की,
पूरी तरह से लीड करती नजर आएगी, क्योंकि अगर पिछले चुनाव को भी देखें तो 2018 में जब एनडीए से अलग हुए थे चंद्रबाबू नायडू, तो लगभग उनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो गई थी। लेकिन इस बार पुनः जब वो आए हैं तो ये जनता का जो रुख है वो बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अलायंस आंध्र प्रदेश में इस बार अच्छी सीटों के साथ आगे बढ़ेगी। जी, जैसे कि आपने बताया कि इस बार काफी उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी काफी अच्छी बढ़त के साथ यहाँ पर अपनी पकड़ बनाएगी, और बीजेपी की भी कहीं ना कहीं नजरें यहाँ पर जमी हुई हैं कि वो ये किला तोड़कर अपने लिए एक यहाँ पर नया मतलब मैदान, सियासी मैदान जो है उसे पूरी तरह से उस पर हावी हो जाए। जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत ज्यादा लोगों से बात की है, और इस बार जो आंध्र प्रदेश के अवाम हैं उनके मुद्दे क्या थे? क्या उन्होंने लोकल मुद्दों से मकामी मुद्दों से ऊपर हटकर देश के विकास और तरक्की को तरजीह दी है, और उस विजन के साथ के जो एक पूरे श्रेष्ठ भारत का विजन है, तरक्की याफ्ता भारत का विजन है, उसके ऊपर वोटिंग की है? जी, कई सारे मुद्दों पे इस बार आंध्र प्रदेश की जनता ने वोट किया है। खासकर जब बात करें विकास की, तो विकास एक बड़ा मुद्दा लगातार आंध्र प्रदेश में बना रहा है, क्योंकि जब से वाईएसआरसीपी की सरकार आई है और जगनमोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पे कामकाज संभाला है, उसके बाद विकास को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर रहा है सरकार के ऊपर। और जब 2019 में जब वाईएसआरसीपी को लोकसभा में, आपको मैं बता दूं, 25 में से जब 22 सीटें मिली थी, और पवन कल्याण जो साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी के भाई और पवन कल्याण खुद एक एक्टर है जिनको पावर एक्टर के तौर पे यहाँ साउथ में जाना जाता है और आंध्रा में जाना जाता है, तो जब उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई तो विजन के साथ बनाई, और उसके बाद जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए तो उनमें भी वो मुद्दे थे विकास के, जिसमें पवन कल्याण की पार्टी सीट तो नहीं जीत पाती, लेकिन वोटिंग परसेंटेज एक बहुत अच्छे मार्जिन में जीत पाती है। जिसमें विधानसभा की बात करूं तो 5.53% विधानसभा में जीती है जनसेना पार्टी ने, और 5.87 जो लोकसभा में जीती है। इसी तरह से अगर एनडीए की बात करूं तो लगभग जो एनडीए का इस बार का गठबंधन है ये उम्मीद कर रहा है कि न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा के 25 सीटों पे भी वो पूरी तरह से बहुमत पाएंगे। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार डीडी न्यूज के ऊपर हम रुझानात देख रहे हैं। और आइए वोटों की गिनती के बारे में और रुझानात के बारे में बात करते हैं हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर से, जो इस वक्त हल्द्वानी में मौजूद हैं। जी चंद्रशेखर, हल्द्वानी में आप मौजूद हैं, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, किस तरह के यहाँ पे रुझानात आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है, और ये जो नतीजे हैं उनसे भी काफी नजर लोगों की बनी हुई है लगातार, क्योंकि जो 5 सीटें हैं और 5 सीटों में कहा जाता है कि उत्तराखंड की जनता जिसको अपना पूर्ण बहुमत देती है, यानी कि 5 सीटें देती है, वो सत्ता पर काबिज होता है। 2004 से आप देख लीजिए ट्रेंड बना हुआ है, और इस बार भी लोगों की उम्मीद इस बार में है, तमाम सियासी जो दल है उनकी भी ये भी निगाहें बनी हुई है कि क्या इस बार भी ये ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से चुनाव पत्ते खोले हैं, काफी कोशिशें की हैं। अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो जमीनी स्तर पर जो भी चीजें हैं, जैसे कि चाहे हरिद्वार का इलाका हो, चाहे रुड़की का इलाका हो, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर की मुस्लिम बाहुल इलाका भी रहा है, और SC/ST को लेकर के भी यहाँ पर काफी कोशिश की है तमाम पार्टियों ने कि वो यहाँ पर सेंध लगा सके। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 3% यहाँ पर मतदान हासिल किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस के निश्चित तौर पर डेंट मारा था वोटर को, और जहाँ पर जो सपा थी वो भी 1% प्रकार से कांग्रेस को लगता है कि जो इंडी गठबंधन यहाँ पर बन गया है तो हो सकता है कि इन सबकी जो वोटिंग शेयर है वो उनको मिले और यहाँ पर वो कुछ आगे बढ़ सके। लेकिन बीजेपी की उद्देश्य से अगर बात करें तो यहाँ पर 2014 के चुनाव थे, वहां पर 55% उनको जो है मतदान मिला था, वोटिंग शेयर मिला था, और जो 2019 के चुनाव थे उसमें 61% के लगभग उनको वोट शेयर मिला था। तो लगातार बीजेपी ने यहाँ पर अपना वोट शेयर में बढ़ोतरी की है और लगातार ट्रेंड को आगे बढ़ाया है। अब देखना यह है कि 2024 का जो नतीजे आ रहे हैं इसमें उनकी क्या स्थिति रहती है, लेकिन लगातार बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर रही है अपने विपक्ष पर, और जो वोटिंग ट्रेंड है वो लगातार आगे बढ़ता रहा है। फ्लोटिंग जो वोटर है उस पर यहाँ पे तमाम जो सियासी दल थे उनकी निगाहें बनी हुई थी, क्योंकि 8 से 9% फ्लोटिंग जो वोटर होता है वो लास्ट मोमेंट पे अपना वोट जो है वो चेंज करता है या मन बदलता है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ होगा उसको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर सोच रही होगी, क्योंकि बीजेपी लगातार
बनेगा, जो आपको बताया कि 50% से ऊपर का वोट शेयर लगातार उसका रहा है और लगातार बढ़ता भी रहा है। और जो नया वोटर था उसने भी मतदान यहाँ पर किया, तो उसको लेकर के भी एक सभी पार्टियों ने कोशिश की थी कि उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सके, क्योंकि यही मार्जिन है जो कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहा है लगातार। 47,72,000 से ऊपर मतदान हुआ है, वो लोगों ने वोट किया है, और तकरीबन जिसमें 24 लाख के ऊपर जो है महिलाएं रही, 23 लाख के ऊपर जो है वो पुरुष रहे। और महिला वोटर आप जानते हैं कि एक ट्रेंड एक लगातार रहा है पीछे बीजेपी की जीत में कि महिला वोटरों ने ज्यादा संख्या में बीजेपी को वोट किया है। तो क्या इस बार भी ऐसा हुआ होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार जो है रुझान वो सामने आ रहे हैं। और चुनाव जो जमीनी स्तर पर चुनाव रहा है वो भी काफी कांटेदार रहा है। हरिद्वार सीट से जहाँ के जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं कांग्रेस के हरीश रावत, उन्होंने अपने बेटे को उतारा, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत वो चुनाव मैदान में हैं। कैबिनेट मंत्री जो अजय भट्ट हैं वो हल्द्वानी सीट जिस पर मैं खड़ा हूँ, हल्द्वानी नैनीताल की सीट, इस पे बीजेपी के टिकट से वो चुनाव मैदान में थे। और प्रकाश जोशी जो पूर्व सचिव रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर, वो इस वक्त चुनाव मैदान में है। तो इस प्रकार के समीकरण देखने को मिलते हैं यहाँ पे साइमा। और अल्मोड़ा की जो सीट है वो भी चाचा भतीजे के बीच में फाइटिंग मानी जाती है। प्रदीप सत्ता कांग्रेस के हैं जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं यहाँ से, और इसके साथ साथ अभी जो सिटिंग जो एमपी हैं अजय टमटा बीजेपी के टिकट से, वो भी चुनाव मैदान में है। दोनों के बीच में जो मुकाबला है ये भी काफी इंटरेस्टिंग माना जाता है। और अनिल बलूनी की जो सीट है पौड़ी गढ़वाल की सीट, वो भी बहुत हाई प्रोफाइल सीटों में से एक आती है, और काफी सबकी निगाहें जो इस वक्त हैं वो उस सीट पर बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सामने जो गणेश कोटियाल है वो कांग्रेस के पूर्व यहाँ से अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो ये जो मुकाबले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबले हैं, और सबकी निगाहें जो है इस वक्त ये है कि किस प्रकार से ट्रेंड आता है। और ट्रेंड जो है वो लगातार आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, और देखने वाली चीज है कि सभी पार्टियां अपने स्तर पर कह रही है कि हम इसको जीतेंगे, लेकिन ट्रेंड में बीजेपी निश्चित तौर पर बैठ कर रही है। शुक्रिया चंद्रशेखर। जैसे कि उन्होंने बताया कि रुझानात लगातार सामने आ रहे हैं और फिलहाल उत्तराखंड में 5 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी के सीनियर लीडर जी किशन रेड्डी को एनडीए की जीत का यकीन है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैट्रिक जरूर लगाएंगे। और इस बीच लगातार रुझानात हमारे सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रही है। सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में अगर बात करें गर्मी के दौरान हुकूमत, दिल्ली में भी गर्मी का कहर जारी है, तो दूसरे दिल्ली में तवील अरसे से पानी का बहरान भी गहराता जा रहा है। इस दौरान दूरदर्शन की नामा निगार संध्या ने दिल्ली के कई इलाकों का जायजा लिया। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जी हाँ, यही हालात हैं राजधानी दिल्ली के, जहाँ पर पानी के बगैर सब कुछ सूना सा है। ना तो यहाँ मोती की चमक है और ना ही लोगों के घरों में जो बर्तन हैं उनमें पानी। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस भीषण गर्मी में किस तरह की समस्या से उनको दो चार होना पड़ रहा है, किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। आपको पानी मिल रहा है? तो हर साल की कहानी है मैम, ये यहाँ संजय कैंप में हर साल यही होता है। ये इतना बड़ा आबादी में एक ही टोटी है, और एक ही टोटी में बहुत दूर दूर से लोग आ रहा है पानी। ये पानी पीते हैं तो हम लोग बीमार भी पड़ते हैं, खराब पानी है और गला भी बैठ जाता है। और दूसरी बात मजबूरी में पी रहे हैं। पानी आता है 30 लीटर दिन में मिलता है। 30 लीटर में नहाए बच्चा नहाएगा, कपड़े धोएगा, कूलर में डालेगा। गर्मी कितनी हो रही है, पानी का टैंकर आता है, टैंकर में इतनी हाई तौबा होती है ना जिसकी कोई बात ही नहीं है। बहुत परेशानी है, दोपहरी और हो जाता है पानी के चक्कर में। पानी जिसको मिलता है उसको तो दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं मिल रहा है वो तो लाइन में लगेगा ना बेचारा। पानी भरने के लिए वेट करता है तो नौकरी काम पे नहीं पहुंच पाता, और काम देखे तो पानी नहीं मिलता है। पानी की इतनी बहुत परेशानी है यहाँ कि यहाँ हमें पानी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। गर्मी में थोड़ी परेशानी होती है पानी की, पीने का भी यही है और खाने का भी यही, हम इसी को यूज करते हैं। तो देखा आपने कि राजधानी में लोग किस तरह से परेशान हैं और उन्हें पीने के लिए पानी तक मुहैया नहीं है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि गर्मी इतनी पड़ रही है लेकिन पानी उसके मुकाबले बूंद बूंद हमें उसके लिए भी तरसना पड़ रहा है। और लोगों का साथ में ये भी कहना है कि हम लंबी लंबी कतारों में लगते हैं, टैंकर ज़रूर आता है लेकिन वो भी उतने अनुपात में नहीं आता है जितनी कि लोगों को पीने के पानी की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं संध्या शर्मा, डीडी न्यूज़।
जहां एक तरफ लोग दिल्ली में पानी के लिए तरस रहे हैं तो वहीं गुवाहाटी समेत असम के कई हिस्सों में शदीद बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। बारिश से असम के 13 अजला में सैलाब आ गया है, जिसकी वजह से 564 गांव मुतासिर हुए हैं। मौसम की तब्दीली के साथ ही असम में दर्जा हरारत में कमी भी दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है। इसके साथ ही सैलाब ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। 1 जून को रियासत में तूफान रेमल और तोदे खिसकने के वाक़े के बाद मुसलसल बारिश की वजह से 8 अफराद की मौत हुई है। 28 मई से अब तक सैलाब और बारिश की वजह से 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं 2 लोग लापता हैं। रियासत में कोपेवली, पराक और कुशियार नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम और दीगर पड़ोसी रियासतों के कई हिस्सों में वोटों की गिनती लगातार जारी है, रुझानात आ रहे हैं और ओडिशा विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। आप बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हृकेश बहादुर से, जो इस वक्त वाराणसी में मौजूद है, जो कि एक हॉट सीट है। जी हृकेश बहादुर, वाराणसी में आप मौजूद हैं और इस बार क्या हर बारी पीएम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं? हॉट सीट है, सबकी नजरें यहां पर टिकी हुई हैं और अपोजिशन ने बड़े दावे पेश किए थे कि इस बार वो इसको हथियार लेंगे, तो क्या अब देख रहे हैं आप जमीनी हकीकत? देखिए, अब शुरुआती दौर में तो पोस्टल जो बैलेट होता है उसकी काउंटिंग होती है और उस काउंटिंग में जो है, जो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के सांसद भी हैं और इस बार प्रत्याशी है तीसरी बार, तो वो पोस्टल बैलेट में आगे हैं। इसके अलावा चूंकि वाराणसी जिले में 8 विधानसभा है, एक विधानसभा जो पिंडरा है वो मछलीशहर लोकसभा के अंतर्गत आती है और 2 विधानसभा शिवपुर और अजगरा चंदौली के अंतर्गत आती है। तो जो चंदौली सीट है वहां से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भी पोस्टल बैलेट की जो गिनती हुई उसमें वो आगे चल रहे थे। जैसा मैं आपको बताऊं कि जो वाराणसी की सीट है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से तीसरी बार प्रत्याशी हैं और उनके खिलाफ जो अजय राय हैं वो भी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो भाजपा का कहना है, भाजपा की जो मेहनत है वो इसलिए थी कि जो मार्जिन है जीत का उसको बढ़ाया जा सके, जबकि अजय राय जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उनकी कोशिश थी, जो इंडिया गठबंधन है उसकी कोशिश थी कि जो जीतों के मतों का अंतर है उसको कैसे कम किया जा सके। तो दावे दोनों तरफ से हो रहे थे, लेकिन अब कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितनी बढ़त के साथ, कितनी मतों के साथ वो विजयश्री प्राप्त करते हैं प्रधानमंत्री वाराणसी से। जी, तो असली मसला ये है कि बीजेपी जीत के फर्क को बढ़ाना चाह रही है और अपोजिशन वही जीत, अपनी हार जो है उसको कहीं ना कहीं फर्क को घटाना चाह रही है। तो मुकाबला तो सबको ही नजर आ रहा है कि क्या रहेगा, वही उम्मीद की जा रही है। लेकिन ये कि सिर्फ अजय राय जो है यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार फर्क जो है वो कम हो जाए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इसके साथ ही हम नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। लगातार डीडी न्यूज़ पर आपको पल पल की जानकारी हम देंगे गिनती के बारे में। आप हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डीडी न्यूज़। लगातार डीडी न्यूज़ पर आपको रोजानात वोटों की गिनती के बारे में हम दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 24 सीटों पर आगे है और इसके साथ ही आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। चुनाव के रुझानात के लिए देखते रहिए डीडी। विशाल पर्वत